हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है लीडर्स ऑफ अपोजिशन द फंड्स में हम करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड थर्ड आता है एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ राज्यसभा। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन में। जो लोकसभा में अपोजिशन के लीडर्स होते हैं या राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया है। 1977 में पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था। उस लॉ के अंडर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था और ये लॉ इफेक्ट में आया था 1 नवंबर 1977 को। अब पहले ऐसे कौन से लीडर थे जिनको स्टैट्यूटरी लीडर का जो स्टेटस था वो दिया गया था? वो थे वाई.बी. चवन, जो कि कांग्रेस के लीडर थे और उनका रैंक क्या था? उनका रैंक था कैबिनेट मिनिस्टर का। लोकसभा में वो ऑपोजिशन के लीडर थे। अब 1977 में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 1977 में गवर्नमेंट कौन सी थी? उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट थी, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस उससे पहले थी। तो 1977 में जनता गवर्नमेंट आ गई थी रूलिंग गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में चली गई कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो वाई.बी. चवन थे वो पहले ऑपोजिशन के ऐसे लीडर थे जिनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फंड्स की। फंड्स होते हैं दो तरह के, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में मेंशन है सॉरी, और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में मेंशन है। तो पहले हम बात करेंगे 266 की, फिर बात करेंगे 267 की। अब जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इंडिया में आता है, वो सारे का सारा पैसा कहाँ पे जाकर जमा होता है? वो जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है। अब कौन सा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है? वो होता है जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, वो सारा रेवेन्यू कहाँ पे जाकर क्रेडिट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। या फिर कोई लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, वो लोन भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाकर ही क्रेडिट होते हैं। या फिर जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है ऑन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स की रिपेमेंट पे जितना पैसा गवर्नमेंट को रिसीव होता है वो सारा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी ना। अब जितना भी पैसा पब्लिक मनी रिसीव होती है बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जितनी भी पब्लिक मनी आती है वो कहाँ जाती है? क्रेडिट होती है। वो क्रेडिट होती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 267 की, जो कि है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बेसिकली ये किस लिए बना था? ये बना था फॉर मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है हमारी कंट्री में, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। सडनली बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो वही पैसा होएगा ना। कोई हमने बजट में ऑलरेडी हमने पूरा बजट उसका बना रखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, तो अगर उसके अलावा कहीं पे पैसा खर्च करना पड़ता है सडनली हमें इमरजेंसी में, तो वो वाला जो पैसा होता है वो आता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। ये फंड बना था 1950s में, तो उस टाइम पे ये बना था बाय द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के थ्रू ये बना था कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंट्स ऑफ द पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की पावर्स कहाँ कहाँ तक सीमित है? अब कोई भी मनी बिल अगर वो इंट्रोड्यूस करना है तो वो कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मनी बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सके। राज्यसभा ना तो मनी बिल को अमेंड कर सकती है और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है। अब कोई बिल वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर कौन है? स्पीकर लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो वो भी लोकसभा का ही बंदा है ना। तो ये डिसाइड करना कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वो किसके पास पावर है? वो भी फाइनल पावर लोकसभा के पास ही है। अब कोई बिल आता है जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड
किसी बिल पे डिस्कशन करनी है या डिमांड्स फॉर ग्रांट पे किसी बिल पे डिस्कशन करनी है, तो वो डिस्कशन राज्यसभा में हो तो सकती है, बट राज्यसभा उस बिल पे वोट नहीं कर सकता। जो भी डिस्कशन हुई है वो सिर्फ डिस्कस ही कर सकता है, उस पे वोटिंग का राइट राज्यसभा के पास नहीं है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3। राज्यसभा, अब कोई भी बिल आता है, ठीक है, अब बिल पे हो जाता है डेडलॉक। डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक होता है कि राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं मान रहा और लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं मान रहा, तो उस केस में क्या होता है, किसी बिल पे हो जाता है डेडलॉक। और वो डेडलॉक के लिए फिर क्या होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड ओवर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में। तो ज्वाइंट सिटिंग जब होती है, ज्वाइंट सिटिंग है आर्टिकल 108 में, तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उस ज्वाइंट सिटिंग में भी लोकसभा की फेवर में ही डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत कम है लोकसभा के कंपैरेटिव, तो उस पे भी तो वोटिंग ही होती है ना। वोटिंग होती है तो लोकसभा की वोटिंग ज्यादा है, राज्यसभा की मेंबर्स ही कम है, तो वोटिंग भी कम होगी। तो ज्वाइंट सिटिंग में भी ज्यादातर जो लोकसभा है वही जीतती है, लोकसभा के फेवर में ही डिसीजन होता है ज्वाइंट सिटिंग का भी। लोक तो राज्यसभा वहां पे भी सफर करती है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, क्योंकि न्यूमेरिकली अब राज्यसभा के मेंबर्स कम है। अगर किसी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए तभी लॉ बन सकता है अगर राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी बनती है। तो यहाँ पे राज्यसभा को थोड़ी सी पावर मिली है। तो पार्लियामेंट में स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी होनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी होनी जरूरी है, अदरवाइज न्यू ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट होगी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।